देखिए हम लोग आज से सीआरपीसी स्टार्ट करते हैं। सबके पास बेयर एक्ट है सीआरपीसी का, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बेयर एक्ट होगा सबके पास। नहीं होगा तो आप लोग रखेंगे बेयर एक्ट, खरीद लेंगे और पेपर पेन लेकर बैठेंगे और उसी में लिखते चलेंगे। पीटी के पर्पज से सीआरपीसी जो है आप आजकल कम क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। पीटी के पर्पज से कम क्वेश्चन है, बट आपको एपीओ वगैरह सब में या फिर मेंस में कि काम आएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिए सीआरपीसी को। वैसे भी प्रोसीजर लॉ है, आपको प्रैक्टिस में भी काम आएगा, तो आपको उसी तरीके से इसको पढ़ लेना अच्छे से। ओके, जुडिशरी में तो मेंस में मेजर पेपर है ही बिहार जुडिशरी में। ओके, हाँ, अब आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। देखते हैं हम लोग सेक्शन 1, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है। सेक्शन 1 क्या कह रहा है सुनिएगा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सिंपल सा लिखा गया है कि इस एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बोलेंगे। ठीक। सबसेक्शन 2, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। यह पूरे भारत में लागू होता है, ये पूरे भारत में इसका एक्सटेंशन है। अब नेक्स्ट वाला जो चीज है वह आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। उसको थोड़ा समझ लीजिएगा इस चीज को। यहां पे ऊपर में क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है कि यह पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है यहां तक। अब नीचे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, देखिएगा चैप्टर 8, चैप्टर 9, सॉरी चैप्टर 8, सॉरी चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 thereof shall not apply to the state of Nagaland to the tribal area। ध्यान समझिएगा इस चीज को। ये जो कह रहा है सेक्शन 1 का, ये जो प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि जो बात चैप्टर 8 में लिखा हुआ है, चैप्टर 10 में लिखा हुआ है, चैप्टर 11 में लिखा हुआ है, इसको छोड़ के अदर देन, सब मेरे खोले में सभी लोग ना, जो बातें चैप्टर 8 में लिखा हुआ है, चैप्टर 10 में लिखा हुआ है, चैप्टर 11 में लिखा हुआ है, उसको छोड़ के shall not apply to, यानी कि बाकी जो प्रोविजन होगा वह अप्लाई नहीं होगा। कहां पे अप्लाई नहीं होगा, स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी कि नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा आपका सीआरपीसी, और ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होगा, सिवाय इस चैप्टर के। ये चैप्टर अप्लाई होगा। ओके, अब इसी में लिखा हुआ है द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कौन सा गवर्नमेंट, नागालैंड का गवर्नमेंट, नागालैंड जो स्टेट है उसका गवर्नमेंट, और जो ट्राइबल एरिया, जिस स्टेट के अंदर ट्राइबल एरिया आता होगा उस स्टेट का गवर्नमेंट जो होगा, यानी कि द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड, यानी कि उसको एम्पावर किया गया है टू अप्लाई एनी ऑफ ऑल ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कोड टू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और सच ट्राइबल एरिया। यानी कि जो ट्राइबल एरिया के जो ट्राइबल एरिया जिस स्टेट के अंदर आएगा, उस स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार होगा कि वह सीआरपीसी के प्रोविजन को, ठीक है ना, या कुछ हिस्से को या पूरा सीआरपीसी को वहां पे लागू कर सकता है। क्लियर? या तो सीआरपीसी के ये वाला चैप्टर तो हो ही रहा है, चैप्टर 8 अप्लाई होगा, चैप्टर 10 अप्लाई होगा, चैप्टर 11 अप्लाई होगा। बाकी वाला जो प्रोविजन है, अगर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो बाकी प्रोविजन को पूरे स्टेट में, अगर पूरा स्टेट ट्राइबल एरिया के अंदर आता है तो पूरे स्टेट में, या उस ट्राइबल एरिया में पूरे सीआरपीसी को, या सीआरपीसी के कोई भी सेक्शंस को, कोई भी चैप्टर्स को अप्लाई कर सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक, नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट, एक हम पढ़ दे रहे हैं, बड़ा अच्छा चीज है।
ठीक है ना। एक दो केस है, एक केस है हमारे पास माऊ वर्सेस, लिख लीजिएगा केस, एक दो अच्छा केस है। सुप्रिंटेंडेंट स्पेशल जेल असम, एक नौगंग है असम में, एक जगह का नाम है। माऊ वर्सेस MOWU वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिंटेंडेंट स्पेशल जेल, कहां का? असम का। 1971 का केस है, 1971 का केस। एक और है सप्तावाना वर्सेस स्टेट ऑफ असम, SAPTAWANA, सप्तावाना वर्सेस स्टेट ऑफ असम, असम। ये भी केस है आपको 1972 का। पहला केस बोले माऊ वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट स्पेशल जेल असम, 1971 का केस है। और एक है सप्तवाना वर्सेस स्टेट ऑफ असम, 1972 का केस है यह भी। एक और केस है 1998 का, बड़ा अच्छा केस है वह भी। नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। (1998) का केस। इन तीनों केस में, ठीक है ना, अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, पढ़ देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ CRPC आर नॉट अप्लीकेबल इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड, या जिस भी स्टेट में, असम वगैरह जिस भी स्टेट में वो ट्राइबल एरिया आता है, ठीक है ना। इट ओनली मीन्स दैट द रूल ऑफ CRPC वुड नॉट अप्लाई, बट द ऑथोरिटीज वुड बी गवर्न बाय द सब्सटेंस ऑफ दीज रूल्स। ठीक है, ये कह रहा है, साफ कह रहा है कि ठीक है, हम ये कह रहे हैं CRPC के प्रोविजन में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि आपका जो CRPC आर नॉट अप्लीकेबल इन, जो हम लोग बोलते हैं कि ट्राइबल एरिया में और नागालैंड वाला इन सब एरिया में, वहां अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसका केवल यह मतलब है, इट ओनली मीन्स द रूल ऑफ CRPC वुड नॉट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन द ऑथोरिटीज वुड बी गवर्न्ड, बाकी जो ऑथोरिटी है उस पर रूल अप्लाई होगा। बात समझ रहे हैं? जो प्रोविजन है, जिस भी ऑथोरिटीज का जो प्रोविजन है, जैसे पुलिस का रोल है आपका, पढ़े है ना, जुडिशियल पावर का जो वो है, तो ये कह रहा है कि वुड नॉट, बट द ऑथोरिटीज वुड बी गवर्न्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ दीज रूल। जो ऑथोरिटी है उस पर ये रूल अप्लाई होगा, जो ऑथोरिटीज है उस पर जो है, ठीक है ना, वो गवर्न होगा CRPC के रूल के हिसाब से ही। क्लियर? क्लियर? फैजल, आनंद, सेक्शन 1 में लिखा हुआ ये सारा चीजें। नेक्स्ट हमारा आ जाइए फिर। अच्छा, एक्सपांशन में दे रखा है, हम सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, समझिएगा इस चीज को। एक्सपांशन में दे रखा है, इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरिया मींस द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 21st day of January 1972 were included in the tribal area of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule to the Constitution, other than those within the local limits of the municipality of Shillong। ठीक है, यानी कि ट्राइबल एरिया किसको कहेंगे वो चीजें मेंशन किया हुआ, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका 6th शेड्यूल में लिखा गया है पैराग्राफ 20 में, ठीक है ना, वहां से देख लीजिएगा कि ट्राइबल एरिया किसको कहते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल एरिया को नोटिफाइड किया जाता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का रोल है इसमें, कुछ प्रेसिडेंट के हिसाब से जो है ना ट्राइबल एरिया जो है नोटिफाइड किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित करती है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, एक्सपांशन में दे रखा है। और तीसरा जो है
सब सेक्शन 3, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974, यानी कि आपका सीआरपीसी जो है वह 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। सेक्शन 1 में कोई दिक्कत किसी को? 2-3 चीजें इसमें याद रखने की है। याद रखिएगा, सीआरपीसी कब लागू हो गया? तो यह है आपका 1 अप्रैल 1974 में। दूसरा बात, यह पूरे भारत में लागू होता है। चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 को छोड़ के नागालैंड में, द स्टेट ऑफ नागालैंड में और ट्राइबल एरिया में अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर वहां का स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो इसको अप्लाई करवा सकता है, इसको लागू करवा सकता है। ये चीजें याद रखने की है, याद रखिएगा सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में डिफिनेशन क्लॉज है, डिफिनेशन है सेक्शन 2 में। कई बार एग्जाम में इसको आप लोग को देगा मैच करने के लिए, इसको याद रखिएगा। इधर लिखेगा 2A, 2C, 2D, 2E, इधर लिखेगा बेलेबल ऑफेंस, इधर लिखेगा चार्ज, इस तरह से लिख के कहेगा इसको अरेंज कीजिए। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। हाँ, इसलिए बता दे रहे हैं कि इसको सिर्फ ये मत याद रखिएगा कि सेक्शन 2 में बेलेबल ऑफेंस है, ये भी याद रखना है कि बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2 के ए में है, यह भी आपको याद रखना है। तो एक इस तरह से मैच करने के लिए दे देगा, एक इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। दूसरा बनाता है क्या कि 2A के सामने लिखेगा बेलेबल ऑफेंस, 2B के सामने चार्ज लिखेगा, 2C के सामने कंप्लेंट लिखेगा और 2F के सामने इंडिया लिखेगा, और क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन मैच नहीं है। 2A के सामने बेलेबल ऑफेंस लिख दिया, 2B के सामने चार्ज लिख दिया, 2C के सामने कंप्लेंट लिख दिया, जबकि 2C के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, तो ये मैच नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा 2A में क्या है, 2B में क्या है, 2C में क्या है। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से आप याद करेंगे इसको। आइए हम लोग सेक्शन 2 में डिफिनेशन क्लॉज देखते हैं। सेक्शन 2A बेलेबल ऑफेंस। जनरली हम लोग सभी लोग जानते हैं, बेलेबल ऑफेंस सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। आप लोग सीआरपीसी में फर्स्ट शेड्यूल देखे हैं, हम सबको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं सबको। जहां पे सीआरपीसी लास्ट होता है, लास्ट में देखिए फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ है। सीआरपीसी जहां पे आपका समाप्त होता है वहां फर्स्ट शेड्यूल दे रखा है, जहां पे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं। मिला सबको? देख लीजिएगा, बाकी तो हम सबको दिखा भी चुके हैं। हाँ, फर्स्ट शेड्यूल यहां लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल। एक तरफ लिखा हुआ है सेक्शन, वो आईपीसी का सेक्शन है। उस सेक्शन के अंदर कौन सा ऑफेंस आता है, आईपीसी का कौन सा ऑफेंस आता है वो लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ पनिशमेंट, यानी कि उस ऑफेंस में कौन सा पनिशमेंट मिलता है वो लिखा हुआ है। मामला जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है वो लिखा हुआ है। मामला जो है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है वो लिखा हुआ है। उसके बाद कौन सा कोर्ट उसका ट्रायल लेगा, अगर किसी पे 174A है तो कौन सा कोर्ट उसका ट्रायल लेगा ये लिखा, बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बेलेबल ऑफेंस का जो डिफिनेशन लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल है, जिस मामले को फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल कहा गया है वह मामला बेलेबल है, और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ। या तो आईपीसी का वहां सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, या और कोई लॉ के द्वारा, जैसे कि हमारे बिहार में दारू एक्ट है, ठीक है ना, तो आईपीसी में लिखा हुआ है नहीं कहीं पे। तो ये वाला जो मामला होगा, तो जब दारू एक्ट पर हो गया आप लोग, ठीक है ना, बिहार में शराबबंदी वाला एक्ट जो आया है वहां पे लिखा हुआ कि मामला बेलेबल है या नॉन बेलेबल होगा, ठीक है। तो जो किसी और लॉ के द्वारा जिसको बेलेबल कहा गया होगा वो बेलेबल मामला होगा, ठीक है ना। एंड नॉन बेलेबल मींस एनी अदर ऑफेंस, जो मामला बेलेबल नहीं है वह मामला नॉन बेलेबल है। यही डिफिनेशन लिखा हुआ है
और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओके, बेलेबल ऑफेंस का जो डिफिनेशन सेक्शन 2A में दे रखा है वो लिखा हुआ है कि जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल कहा गया है वह जो होगा बेलेबल मामला होगा, या किसी और अदर लॉ में जिसको कि बेलेबल कहा गया होगा। क्लियर? और उसको छोड़कर बाकी मामला नॉन बेलेबल होगा। क्लियर हुआ? ये बोलते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो जो ऑफेंस है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। अगर हम लोग बेल के पर्पस से बात करते हैं तो दो कैटेगरी में ऑफेंस को क्लासिफाइड किया गया है, एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल, ठीक है ना। क्लियर? अब जब फर्स्ट शेड्यूल को आप देखेंगे, अब इसको जब हम लोग थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, जब लिखते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह सब लिखते हैं बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस को, तो जब आप फर्स्ट शेड्यूल को देखिएगा, ठीक है ना, तो इन जनरल, ठीक है ना, आईपीसी का जब देखेंगे आप, ठीक है ना, अगर 3 साल का सजा का प्रावधान है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल, द ऑफेंस अंडर लॉ अदर देन आईपीसी विच आर पनिशेबल विथ, ठीक है ना, imprisonment of 3 years or more are considered to be non-bailable offense, while offense punishable with less than 3 years of imprisonment are considered to be bailable. ये जनरल चीजें समझने के लिए समझिएगा ये चीजें आप लोग। ऐसा कोई अपराध जिसमें 3 साल से कम का सजा का प्रावधान है वो जनरली बेलेबल ऑफेंस में रखा गया होगा, और जिसमें 3 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है उसको हम लोग नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लोग जनरली बेल जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे 33 चैप्टर 33 में इसका प्रोविजन दे रखा है, चैप्टर 33, ठीक है। सीआरपीसी के चैप्टर 33 में पूरा बेल का प्रोविजन दे रखा है, तो वहां से हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा, एक और अंतर बता देते हैं, डिफरेंस बता देते हैं आप लोगों को। बेलेबल मामला जो होता है इसमें बेल आपका राइट है, मैटर ऑफ राइट बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस में, बेल मिलना आपका अधिकार है। और जो मामला नॉन बेलेबल होगा वह कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट के मर्जी पे है। अब कोर्ट की मर्जी क्या है वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि कोर्ट बेल देने से पहले क्या क्या देखेगा, तो हम लोग वहां पे करेंगे इसको। क्लियर? बोलिएगा। सेक्शन 2A क्लियर? बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2A में। अब आइए सेक्शन 2B, 2B चार्ज। अब यहां जो चार्ज का डिफिनेशन दे रखा है पहले इसको हम पढ़ देते हैं। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, सेक्शन 2B में, ठीक है। अब यहां पे डिफिनेशन पढ़ने से आपको चार्ज समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ समझ में आया? चार्ज यहां पे जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, चार्ज का जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। कोई डिफाइन नहीं किया यहां पे, ठीक है ना, वो थोड़ा सा सही तरीके से इसको डिफाइन नहीं कर पाया। जैसा भी लिखा, लॉ का लैंग्वेज है, कोई इशू नहीं है। हम जनरल भाषा में समझा देते हैं। हम जो किसी पर एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है ना, तो जितना आईपीसी में हमारा एलिगेशंस का टाइप है, ऑफेंस का जो टाइप है, वह अपने आप में एक चार्ज होता है। एक ऑफेंस का जो हेड हो गया वो चार्ज हो गया। स्पेसिफाइड कोई एक्विजिशन जो करते हैं हम लोग, ठीक है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्विजिशन मेड अगेंस्ट ए पर्सन। अब कह रहे हैं कि आपने चोरी किया है, एक चार्ज लगा थेफ्ट का, ठीक है ना। चोरी के साथ आपने उसको डंडा भी मारा है, एक चार्ज और लग गया हर्ट का, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं राहुल? क्लियर?
हाँ, तो ये चीजें होती है चार्ज। डिफिनेशन जो 2B में बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं, ठीक है ना, बट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, ए चार्ज कैन बी डिफाइन एज ए प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्विजिशन मेड अगेंस्ट ए पर्सन। ठीक है ना, हम लोग जो प्रेमा फेसी किसी मतलब को डिस्क्लोज करते हैं, इट इज फ्रेम्ड व्हेन ए प्रेमा फेसी केस इज डिस्क्लोज अबाउट कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस और ऑफेंसेस। हम लोग जो बताते हैं कोर्ट को कि यह इस आदमी को इस आरोप में पकड़ के लाए हैं, पहले तो ये नहीं बताते हैं, बाद में फिर ट्रायल चलता है तो पता चलता है किसने अपराध किया है कि नहीं किया है। तो प्रेमा फेसी जो हम लोग उसको फ्रेम करते हैं कि इसको इस लिए लाए हैं पकड़ के, यही अपने आप में एक चार्ज है। तो यह एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो हम लोग चार्ज फ्रेमिंग वर्ड तो सुने हो, चार्ज फ्रेम करना, चार्ज फ्रेम करना, हाँ, ट्रायल के दौरान चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो चार्ज फ्रेम का क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों चार्ज फ्रेम करते हैं, ठीक है ना, बताइए जरा, चार्ज क्यों फ्रेम करवाया जाता है? ट्रायल में, अच्छा ठीक, हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज फ्रेम, अगर चार्ज फ्रेम आप नहीं करवाएंगे तो आपका केस जो है ना वो भटकने लगेगा। ऐसे समझिए बात को इजी लैंग्वेज में। चार्ज फ्रेम करवा दिए तो प्रोसिक्यूशन को भी जितना चार्ज लगा है उसी के दायरे में रहकर उसको आरोप को सिद्ध करना होता है। मान लीजिए कि मैंने किसी पे चार्ज लगाया, आरोप तय किया कि इसने चोरी किया है, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? प्रोसिक्यूशन यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा कि इसने थेफ्ट करा है, जो भी इसेंशियल है थेफ्ट का उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, यही ना करेगा। और जो डिफेंस है उसको पता है, ठीक है ना, कि मेरे ऊपर ये एलिगेशंस लगा हुआ है, तो हमको इस एलिगेशंस को क्या करना है? गलत साबित करना है, हमको इसका डिफेंस लेना है, थेफ्ट का डिफेंस लेना है। तो दोनों के लिए आसान हो जाता है। अगर चार्ज फ्रेम नहीं करवाया जाएगा तब तो मतलब हवा में तीर चलाया जाएगा, नहीं चलाया जाएगा, कोर्ट को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर लोग कर क्या रहा है। समझे? क्लियर? अर्पणा, अनुपमा, पिंकी, मौसमी, मधु, निशा, फैजल, अब यही है आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ट्रायल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज टू गिव नोटिस ऑफ द इसेंशियल फैक्ट्स which the prosecution proposes to establish against the accused in order to prove the case against him so that the accused may not be prejudiced in his defense। दोनों के लिए काम का चीज है यह, यानी कि वह एक्यूज को नोटिस कर रहा है, कोर्ट को नोटिस कर रहा है कि इस आदमी पर हम ये चीज एलिगेशंस प्रूव करने वाले हैं, हमने इस पर चोरी का आरोप लगाया है, तो हम इस पर चोरी का जो ये एलिगेशंस लगाए हैं इसको हम प्रूव करेंगे। और उसको जो है मतलब एक्यूज को भी एक नोटिस हो जाता है कि हमको चोरी के इल्जाम से बचना है, तो हमको उस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि ये साबित हो सके कि हमने चोरी नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्रिमिनल ट्रायल में करते हैं, जहां ट्रायल कर रहे होंगे वहां पढ़ेंगे इसको। ओके, चार्ज के लिए चैप्टर 17, पूरा चार्ज का एक चैप्टर है, चैप्टर 17 सेक्शन 211 से लेकर 224 तक, 211 224, सेक्शन 211 से लेकर 224 तक पूरा चार्ज का चैप्टर है कि चार्ज में क्या क्या कंटेन होता है वगैरह वगैरह, तो हम लोग उसको चार्ज में पढ़ेंगे। फिलहाल यहां सेक्शन 2B में इसका डिफिनेशन दे रखा है। आइए नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2C, सेक्शन 2C। 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दोनों को साथ साथ पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2C एंड 2L। 2C में
कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। शेड्यूल फर्स्ट में हम लोग देखे ही हैं। अब देखिए यहां पे क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस फॉर विच द कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डिंग विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ध्यान समझिएगा, फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग देखे हैं, वहां पे आप लोगों को चार्ट दिखाए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, वहां चार्ट बना हुआ है। तो वहां तो चार्ट में लिखा हुआ है। और एक बात यहां पे कह रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस उस ऑफेंस को बोलते हैं जिस ऑफेंस के अगेंस्ट में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को किसी मजिस्ट्रेट की वारंट की जरूरत नहीं है। अगर मामला कॉग्निजेबल है तो पुलिस बिना वारंट लिए हुए आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये बात सेक्शन 2C में कह रहा है। 2L में कह रहा है नॉन कॉग्निजेबल an offense for which a non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant, जहां पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। क्लियर? बोलिएगा क्लियर? सेक्शन 156 का 1 भी एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन 2C में और 2L में कॉग्निजेबल मामला और नॉन कॉग्निजेबल केस तो है लिखा हुआ। सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 ऑफ CRPC साथ में वहां पे लिख लीजिएगा इसको। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। दिस सेक्शन मेक्स it expressly clear that a cognizable case can be investigated by the police officer without the order of the magistrate, whereas section 152 subsection 2 of CRPC states that police officer shall not investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such a case, commit the case for trial। एक ये भी चीज देख लीजिएगा, एक तो वहां डिफिनेशन तो लिखा हुआ है ही, सेक्शन 156 का 1 और 156 का 155 का सब सेक्शन 2 वहां साफ साफ लिखा है कि अगर कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर ही लेगा आपको, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। और पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। क्लियर? दोनों चीजें याद रखिएगा। सेक्शन 2C के हिसाब से जो कॉग्निजेबल केस होगा, जो कॉग्निजेबल मामला होगा, उस मामले में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी और पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। क्लियर? हाँ या ना? पुलिस में अरेस्ट वाला जो प्रोविजन है सेक्शन 41 में पढ़ेंगे हम लोग कि कब कब किस किस कंडीशन में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 41 में। अरेस्ट का पूरा टॉपिक है, वहां पढ़ेंगे। बट यहां ये चीज क्लियर है, कॉग्निजेबल केस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा, कुछ कुछ चीज आप बोलिएगा जरा। एक कॉग्निजेबल मामला है, ठीक है, एक आदमी ने 2 अपराध किया एक साथ, एक कॉग्निजेबल है दूसरा कॉग्निजेबल है, तो वो अपराध किस तरह का अपराध होगा? दोनों अपराध अगर कॉग्निजेबल है तो किस तरह का अपराध होगा वो? एक आदमी ने एक ही साथ 2 अपराध किया, मान लीजिए कि चोरी भी किया और किसी को डंडा भी मारा, तो मान लीजिए कि एक मामला कॉग्निजेबल है और डंडा मारा यह भी मामला कॉग्निजेबल है, तो पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा? कॉग्निजेबल हो जाएगा। ठीक, ओके। अगर एक मामला कॉग्निजेबल है और दूसरा मामला नॉन कॉग्निजेबल है, तब यह किस तरह का अपराध हो जाएगा? क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड, दोनों मामला कॉग्निजेबल बन जाएगा। तब एक आदमी ने एक ही साथ 2 अपराध किया, जिसमें कि एक अपराध जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है, तो दोनों मिलकर कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हो जाता है।
ठीक, क्लियर। और एक आदमी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और साथ में भी दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तो वो मामला पूरा का पूरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 4 में लिखा हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा मामला कॉग्निजेबल है, कौन सा मामला नॉन कॉग्निजेबल है। बाकी इसको जब हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे तो वहां पढ़ेंगे इसको, जब मेंस के लिए लिखेंगे। अभी सेक्शन 2C हो गया मेरा, 2L हो गया मेरा। नेक्स्ट हमारा आइए 2D कंप्लेंट, सेक्शन 2D कंप्लेंट। ओके, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। अब समझिएगा, कंप्लेंट के बारे में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा जरा भी इसमें। कंप्लेंट लिखा हुआ है ऐसा कोई एलिगेशन जो हम या तो ओरली या राइटिंग में किसको देते हैं, टू ए मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। ओके, क्यों भाई, कोई उस पर एक्शन लेने के लिए, टू टेकिंग ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। अब हमारे साथ मान लीजिए कोई मारपीट किया, एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देने चले गए कि एक आदमी है रोज हमको आके शाम में धमकाता है, तो हम ये बातें या तो रिटर्न में या ओरली जाकर, वहां मजिस्ट्रेट वहां बना हुआ होता है, वहां पे जाकर क्या करेंगे, उनको कहेंगे। वहां राइटर होता है, अगर हम ओरली कह रहे हैं तो वो लिखेगा, और अगर हम लिख के दिए हुए हैं तो वो फाइल हो जाएगा। क्यों कि भाई इस पर आप एक्शन लीजिए। मजिस्ट्रेट को एक्शन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट या तो ओरली या रिटन में देते हैं मजिस्ट्रेट को, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अक्सर लोग भूल जाता है। FIR पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है और कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। चाहे आप ऑफेंडर का नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप कंप्लेंट दे सकते हैं, अननोन के खिलाफ भी और नोन के खिलाफ भी, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, जो अब आगे का एक्शन बता देते हैं इसमें होता क्या है इन जनरल। तो अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, जो संबंधित थाना है उसको कहता है कि जरा इसकी जांच करके लाओ भाई, क्या बात है। तो संबंधित थाना क्या करता है, जांच करता है और पुलिस रिपोर्ट बनाकर क्या करता है, मजिस्ट्रेट को देता है। ठीक है, बाकी ये सब प्रोविजन आगे है, पढ़ेंगे हम लोग इत्मीनान से। ठीक है राहुल, कंप्लेंट समझ गए। हाँ, ये बस ध्यान रखिएगा कि इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है, वो तो या ओरली आप दे सकते हैं या रिटन भी दे सकते हैं। अच्छा, किस तरह के मामले के लिए आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं, तो दोनों मामले के लिए, यह भी आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। कॉग्निजेबल मामला रहेगा तब भी आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल मामला रहेगा तब भी आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं। दोनों तरह के ऑफेंस के लिए आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। किसके खिलाफ, तो जिस पर्सन को आप जानते हैं, नोन पर्सन रहेगा तब भी आप कर सकते हैं, अननोन रहेगा तब भी आप कर सकते हैं, और यह हमेशा मजिस्ट्रेट को जाता है। क्लियर, ओके। और इट मस्ट नॉट बी ए पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेनेंट जो है वो खुद जाकर कंप्लेन करता है, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं था, ऐसा नहीं कि पुलिस जांच करके दिया है वो कंप्लेन हुआ, नहीं, इट मस्ट नॉट बी ए पुलिस रिपोर्ट। क्लियर है ये, बताइएगा। नेक्स्ट सेक्शन आइए। अब देखिए, अब जो कुछ कुछ जो सेक्शंस है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे भी नहीं, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे हाई कोर्ट है, बताइए हाई कोर्ट किसको कहते हैं, इंडिया किसको कहते हैं। ओके, तो ये सब आप कीजिएगा। हम लोग सीधा उठ के आ जाते हैं सेक्शन 2G में, इंक्वायरी। सेक्शन 2G में इंक्वायरी। अब सुनिए इंक्वायरी क्या होता है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल
कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अक्सर लोग इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा आज के बाद से। इंक्वायरी हमेशा कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है, ठीक है ना, और इन्वेस्टिगेशन जो होता है वह पुलिस ऑफिसर के द्वारा होता है। हम दोनों सेक्शन एक साथ समझा देते हैं आपको। 2H में है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। सबसे पहला तो डिफरेंस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वह पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, या जो उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन है उसके द्वारा किया जाएगा। बट इंक्वायरी जो होगा वह क्या होगा, या तो मजिस्ट्रेट करेगा या फिर कोर्ट करेगी। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इन्वेस्टिगेशन में कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। अब पुलिस गई इन्वेस्टिगेशन करने, मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने गया, अब वहां पे वो खून का जो भी एविडेंस है वो जमा करेगा, चाकू लेगा, किस चाकू से हत्या हुई है, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट जमा करेगा। तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक। और इंक्वायरी में क्या होता है, हम लोग किसी चीज की सत्यता को जांच करते हैं, ठीक है ना, ओके। किसी चीज की हम लोग क्या करते हैं, कोई ट्रूथ, ए सर्टेन ट्रूथ, ठीक है ना, या फॉल्स, किसी फैक्ट के फॉल्सली, इन सब चीजों की हम लोग जांच करते हैं। मान लीजिए कि आपने हमको पूछा कि आपने एलएलबी किया है, तो इस बात के प्रमाण के लिए हम क्या किया, आपको एलएलबी का सर्टिफिकेट दे दिया। आप कोर्ट हैं, हमने आपको एलएलबी का सर्टिफिकेट दे दिया। अब कोर्ट क्या करेगी, अब इस डॉक्यूमेंट को की जांच करेगी कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। इसको हम लोग इंक्वायरी बोलते हैं। समझ रहे हैं अंतर? राहुल, मनीषा, निशा, इनकी, हाँ, किसी चीज की सत्यता को जब जांचना होता है, ट्रूथनेस को जांचना होता है, ठीक है ना, वो फॉल्स है कि वो फोर्जरी है या सही है या गलत है, इस चीज की जब हम लोग जांच करते हैं, कोर्ट जब जांच करती है तो उसको इंक्वायरी बोलते हैं। इसलिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कहा जाता है। डिपार्टमेंट में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है। तो वहाँ क्या होता है, वो जितना भी कागज वगैरह, फाइल वगैरह, उसी की जांच होती है, तो इसको इंक्वायरी बोलते हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो होता है, हम लोग वहां पे एविडेंस कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये पुलिस ऑफिसर या कोई ऑथराइज्ड पर्सन, उसके द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन करता है इसको। इन्वेस्टिगेशन हमेशा कोर्ट से बाहर होता है, एक यह भी डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन जब भी होगा वह कोर्ट से बाहर होता है, और इंक्वायरी जब भी होगा वह जुडिशियल मतलब कोर्ट के अंदर होगा, ठीक है। या तो कोर्ट कर रही है या मजिस्ट्रेट कर रही है, तो यह एक क्या है, अंडर द कोर्ट, एक मतलब एक वो सिस्टम बना हुआ है उसके लिए, ओके। ट्रायल से पहले इंक्वायरी खत्म हो जाती है, सब चीज की जांच कर ली जाती है, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होता है। ये सब एक सिस्टम है, हम लोग आगे भी इसको देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं।